हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 26 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 26 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग डेली क्विज तो सॉल्व कर ही रहे हैं। टेलीग्राम पर 13,000 की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। टेलीग्राम पर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। कल्याणी मैम पीडीएफ, ये मेरी आईडी है टेलीग्राम में, जहां मैं आप लोगों को डेली क्विज पेपर की कटिंग, न्यूज़पेपर की कटिंग और करंट अफेयर की पीडीएफ शेयर करती हूँ। जैसे कि हम डेली रिवीजन करते हैं, आज भी रिवीजन करेंगे कि सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस 25 अगस्त के करंट अफेयर में पढ़े थे। आर्टेमिस कार्यक्रम अभी फिर से चर्चे में है। चंद्रमा मून मिशन है किसका? नासा का। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है और विक्रम दोराईस्वामी अभी हाल ही में यूके में यानी कि ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं। और अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी रखने के लिए भारत का पहला वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित की गई है। तेजी से बूढ़ा होने वाला जो यूरोपियन कंट्री बना है, ये बना है पुर्तगाल। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये नासा का ही टेलीस्कोप है जिसने अभी हाल ही में बृहस्पति की नई तस्वीरें जारी की है। अभी हाल ही में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब में किया है। मिथिला मखाना जिसे जीआई टैग मिला, ये बिहार से रिलेटेड है। और अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। देखिए, मैं आप लोगों को फिर से करंट अफेयर की टाइमिंग बता दूं। जो लेट सोते हैं 12 बजे के आसपास, वो जरूर करंट अफेयर को अपने हैबिट में शामिल करिए। करेक्ट 12 बजे मैं आप लोगों को करंट अफेयर वीडियो प्रोवाइड करा देती हूँ। करंट अफेयर की आदत ना आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। सब कुछ स्किप कर दीजिए लेकिन करंट अफेयर देखना स्किप नहीं करिए। जरूरी नहीं कि मेरे वीडियो देखते हैं, आप कोई सा भी एक वीडियो या कुछ भी जो करंट अफेयर के लिए फॉलो करते हैं, एकदम जैसे कि डेली खाना खाने का रूटीन है ना, खाना खाना नहीं भूलता इंसान, सेम वैसे ही करंट अफेयर आप अपनी हैबिट में शामिल कर लीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज आप लोगों को बता रही हूँ। 3 साल पहले मुझे सबसे ज्यादा सिर दर्द टॉपिक यदि कुछ लगता था तो वो करंट अफेयर लगता था। मुझे लगता था मैं सब कुछ पढ़ लूँ, बस करंट अफेयर महीने में एक बार कवर कर लेंगे, हफ्ते में एक बार कवर कर लेंगे। लेकिन ये आप मान के चलिए कि जब से करंट अफेयर को डेली मैंने अपने रूटीन में शामिल किया है, नॉट ओनली करंट अफेयर मजबूत हुआ, आप एक अच्छा डिस्कशन के लिए ना आपका दिमाग डेवलप हो जाता है। हर तरीके की जानकारी आप लोगों को मिल जाती है और इतने फायदे हैं जो कि मैं गिना नहीं सकती। ठीक है, फिर कभी डिस्कशन करेंगे इस बारे में। और कोप 27, मतलब पढ़ते पढ़ते मैं आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाने लगी, मतलब इससे बड़ा एग्जाम्पल आप क्या ही लेंगे। कोप 27 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो वैसे ये पिछले साल से ये न्यूज चर्चे में थी कि 2022 का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कोप 27, ये इजिप्ट यानी कि मिस्र में आयोजित होना है। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि इजिप्ट इस साल इस मीटिंग को होस्ट करने जा रहा है। देखिए, जलवायु परिवर्तन को लेकर के इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। मतलब कि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंजेस की समस्या बढ़ रही है, तेजी से बढ़ता हुआ जो पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, तो इन सभी समस्याओं के समाधान के विकल्प के रूप में आइडियाज और टेक्नोलॉजी शेयर करने के पर्पज से हर साल इस समिट का आयोजन किया जाता है। जिससे पहला समिट आयोजित किया गया था 1995 में। कहाँ किया गया था? जर्मनी के बर्लिन में। इस बार इसका होना है 27th एडिशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, जो कि इजिप्ट होस्ट करेगा। यहां से आप कोप 28 भी रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है यूएई को 2023 यानी कि अगले साल कोप 28 के लिए मेजबानी के लिए चुना गया है। तो 3 सीक्वेंस से आप याद रख सकते हो। देखो, अभी अक्टूबर नवंबर नवंबर के टाइम में 2021 में कोप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, इसका आयोजन किया गया था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इतना तो आप लोगों को रट चुका होगा, काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है। और इस साल का कोप 27 होगा इजिप्ट में। नेक्स्ट ईयर कोप 28 होगा यूएई में। ये तो क्लियर हुआ। एक ऑप्शन बच जा रहा है तो यहाँ पे डिस्कशन कर लें कि G20 2022 होस्ट कर रहा है, इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जा रहा है। G20 2023, इसे अपना देश इंडिया होस्ट करने जा रहा है। खैर, यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं इजिप्ट के बारे में, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में यहाँ बाबे मंडल क्रॉस करते हुए आप आएंगे ना, तो ये रेड सी पड़ता है यानी कि लाल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में अक्सर पूछा जाता है कौन सा नहर है, तो आप देख पा रहे हैं इजिप्ट के ऊपर भूमध्य सागर है और यहाँ लाल सागर। इन दोनों के बीच में यहाँ पड़ता है स्वेज नहर या स्वेज कैनाल आप कह सकते हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी कायरो, करेंसी हो जाएगी इजिप्टियन पाउंड। ठीक है, और कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या इजिप्ट से रिलेटेड?
देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ लिखित फॉर्मेट में बता देती हूँ। जैसे कि 2021 में ही ना एक कंटेनर जहाज यहाँ फंसा था, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। और यहाँ अभी पिछले ही साल एक पहली आप कह सकते हैं प्रेग्नेंट मम्मी की खोज की गई। मम्मी मतलब डेड बॉडीज को जो लपेट के रखा जाता है ना, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा। तो पहली प्रेग्नेंट मम्मी की खोज यही की गई है। और एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप याद होगा आप लोगों को, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये जो प्रतियोगिता रही ना, ये इसी साल फेब मार्च के महीने में आयोजित की गई थी 2022 में। इसमें जो भारत की निशानेबाज टीम है, ये टॉप पर रही थी। अच्छा, ये 2 महीने हुए ही इस न्यूज को बताए हुए। देखिए यहाँ ना यनम की लोकेशन है, और इजिप्ट और यनम के बीच में पहली कमर्शियल फ्लाइट की जो शुरुआत है ना, ये अभी ही हुई है, 2-3 महीने पहले ही। ऑप्शन पे डिस्कशन हो गया, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो पहली शिक्षा टाउनशिप ये लागू करने जा रहा है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये शिक्षा टाउनशिप योजना ये है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का एक जो नया मॉडल है, इसे विकसित करने का जो प्लान है ये तैयार किया जा रहा है। मतलब कि देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, यानी कि एक ही जगह पर छात्रों को वेरियस तरह की, यानी कि विभिन्न प्रकार की शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ये प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब कि अमेरिका की तर्ज पर, अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर आप कह सकते हैं, प्रवेश में इस प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में एजुकेशन टाउनशिप योजना ये विकसित की जा रही है। मतलब कि सिर्फ पढ़ेगा नहीं व्यक्ति, उसकी बाकी जो क्वालिटी है ये डेवलप हो सकेगी। हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन में भी मिलेगी, साथ साथ विभिन्न तरह के कौशल यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस तरह के 5 टाउनशिप अभी विकसित किए जाने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं, इसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ। लखनऊ से रिलेटेड क्या फैक्ट मैंने कल ही आप लोगों को बताया है, भूलिएगा नहीं। नाइट सफारी की शुरुआत और जैव विविधता पार्क यही स्थापित किया जा रहा है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी तो योगी आदित्यनाथ है, ये आप लोगों को रटा रटाया फैक्ट है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मैं आपके ग्रुप डी के एग्जाम को टारगेट करते हुए इस समय डेली कुछ एडिशनल जीके के फैक्ट बता रही हूँ। तो गोविंद वल्लभ पंत ये थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। और अभी कौन है? अभी हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। और बेसिक जानेंगे तो देखिए 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी राजधानी लखनऊ है। 75 लोकसभा सीटें, सॉरी 75 जिले हैं। लोकसभा सीटों की संख्या तो यहाँ तो 80 है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ 31 है, यानी कि 31 है। राज्य की भाषा यहाँ की भी हिंदी है। राज्य की पशु यहाँ का बारहसिंगा है। राज्य की पक्षी है सारस क्रेन। राज्य की वृक्ष है अशोक, और राज्य की पुष्प है यहाँ का पलाश। आप लोगों को यहाँ कहीं कानपुर नजर आ रहा होगा। अक्सर ये जीके का प्रश्न बनता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है, इसी कानपुर को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश से ही, मतलब कि भारत में जो पहली स्वतंत्रता संग्राम हुई थी ना, उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। और मेरठ की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैंने हिस्ट्री से रिलेट कर दिया आप लोगों को। 1857, 10 मई 1857 से 1857 मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से इसकी शुरुआत है जो की गई। ये फैक्ट तो काफी बार मैंने आप लोगों को बताया कि भारत का पहला वॉर मेमोरियल ये दिल्ली में है। मेरठ का डिस्कशन आया तो ये याद रख लो। हालांकि ये 3 साल पुरानी न्यूज है। डेली करंट अफेयर पढ़ने और पढ़ाने की हैबिट से ये फैक्ट मुझे अभी तक याद है कि इसी मेरठ में जानवरों के लिए पहला वॉर मेमोरियल स्थापित किया गया। तो जानवरों के लिए पहला ये मेरठ में हो जाएगा। और फिर कुछ जीके का और फैक्ट बच रहा है क्या? अयोध्या भी चर्चे में रहता है। अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे है। एकदम बेसिक चीज यहाँ से रिलेट कर रही है। अयोध्या की लोकेशन दिख तो नहीं रही है, यहीं का कहीं पास होगी ये। कोई बात नहीं। सहारनपुर में भारत का पहला मास्क की टीम, ये करंट से मैं रिलेट नहीं करना चाह रही, कुछ एकदम बेसिक बताना चाह रही। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या बताया मैंने? अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। चलिए, अब योजना भी रिलेट कर सकते हो तो एक ही आज याद कर लो, पंचामृत योजना, क्योंकि रिसेंटली मैंने बताई है। अब बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की। तो काउ कैबिनेट का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ई व्हीकल
और ई कैबिनेट का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन यानी कि इंडियन क्लीन एयर समिट 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होना है कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में, जिसे आप सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। CAPS यानी कि सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज और CSTP यानी कि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, फुल फॉर्म नहीं याद रखनी है। इन्हीं के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन है जो कि किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, IQAir के द्वारा कभी भी दुनिया के सबसे प्रदूषित स्थलों की लिस्ट जारी की जाती ना, तो इसमें भारत के शहर शामिल ही रहते हैं। तो वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हालांकि भारत ई व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहा है, वृक्षारोपण को भी ज्यादा प्रमोट कर रहा है। तो ऐसे में जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, इसे हल करने के लिए एक तरह का ये समिट है जो कि आयोजित किया जाना है बैंगलोर में, जिसकी थीम है द राइट टू लाइफ सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं बैंगलोर की, तो बैंगलोर में भारत की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कोलकाता ये बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। भारत की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है, ये इसी कोलकाता से चलाई जाएगी। कब चलाई जाएगी? 2023 यानी कि अगले साल। गांधीनगर में कौन सा समिट? अच्छा, मैं तो समिट रिलेट करा रही थी ना आप लोगों को। तो देखो, कोलकाता से ये रिलेट कर लेना। इस बार का सी फूड शो है जो इसकी मेजबानी कोलकाता करेगा। वैसे पिछले साल इसी कोलकाता ने डूरंड कप 2021 की मेजबानी की थी। गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, और इस गांधीनगर में रक्षा मंत्रालय के द्वारा हर 2 साल में आयोजित होने वाला जो डेफ एक्सपो समिट है, ये आयोजित होना है इस साल। और भोपाल से आप क्या रिलेट कर सकते हो? देखिए, भोपाल में ना 23वां यानी कि 23rd केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक, यहाँ मैं स्पष्ट लिख देती हूँ ताकि आप लोग जब PDF पढ़ें तो आप लोगों को मालूम हो कि यहाँ क्या चीज मैंने बताई थी। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक ये भोपाल में रिलेट कर लेना। अगला प्रश्न है, NDTV में 55.18% की हिस्सेदारी खरीदने का लक्ष्य रखा है। किसने? तो अडानी ग्रुप ने। काफी ज्यादा मीम्स भी वायरल हो रहे हैं रवीश कुमार और अडानी कंपनी के। रीजन क्या है आप लोगों को मालूम ही है। मैं ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी, वरना आप कहेंगे कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूं या कांग्रेस सपोर्टर हूं। तो मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना है। आप लोग खुद ही जागरूक है, आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो, NDTV ने ना अभी तक, मतलब अडानी ग्रुप ने NDTV की अभी 29.18% की हिस्सेदारी खरीदी है। चाहती क्या है कि 55.18% की और मिल जाए। यानी कि इसके लिए और कितना चाहिए? 26% और चाहिए। तो 26% यदि चाहिए, तो इसके लिए इसने अपना 294 करोड़ रुपए का एक ओपन ऑफर जारी किया है। चाहे तो NDTV अपनी हिस्सेदारी इन्हें शेयर कर सकती है। ठीक है। तो NDTV यदि इसके, मतलब कि अडानी ग्रुप का जो प्रस्ताव है, इसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो टोटल अडानी ग्रुप को NDTV को कितने पे करने होंगे? 483 करोड़ रुपए। किसके लिए? 55% हिस्सेदारी के लिए। NDTV की स्थापना हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय थे। 2019 में NDTV के जो संपादक रवीश कुमार, मैंने कहा 2019 में, इन्हें एशिया का जो नोबेल कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड से रवीश कुमार ही सम्मानित किए गए थे। अब रिलायंस ग्रुप ये चर्चे में क्यों है? तो आप लोगों को एक पेंगोंग लेक याद आना चाहिए। कहाँ है पेंगोंग लेक? ये स्थित है लद्दाख में। तो मैं इसे रिलायंस जियो से क्यों रिलेट कर रही हूँ? तो इसे रिलायंस जियो के द्वारा यहाँ पहली, रिलायंस ग्रुप लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार इस लेक में 4G सर्विस की शुरुआत है जो कि ये की गई थी। टाटा ग्रुप तो देखो, जो एयर इंडिया है ये फिर से इसकी हो गई। आप लोगों को मालूम ही है 18,000 करोड़ रुपए का ये डील था जो। और इसके अलावा ये रिलेट कर सकते हो कि अ, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ये टाटा ग्रुप ही बना रहा है नोएडा में। L&T, लॉसन एंड टर्बो, तो ये जो कंपनी है, इसने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की, ये इस कंपनी ने बनाया है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो फहमीदा अजीम है, इन्होंने इस वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार जीत लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पत्रकारिता से रिलेटेड है पुलित्जर पुरस्कार। तो अमेरिका की जो ऑनलाइन मैगजीन है इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की
जो चित्रकार है और कहानीकार है, नाम है फहमीदा अज़मी अज़ीम। इन्हें 2022 के पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए चुना गया है, यानी कि जीत लिया है इन्होंने। अपने कलाकारी के माध्यम से इन्होंने जो डिटेल रिपोर्टिंग की और कमेंट्री कैटेगरी में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। पुलित्ज़र पुरस्कार जो कि अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना, इन सभी क्षेत्रों में एक्सीलेंस के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। वैसे आप लोगों को 2021 में याद होना चाहिए, 4 लोगों को पुलित्ज़र पुरस्कार मिला था। ये 4 लोग हैं कौन-कौन से? सभी का नाम याद नहीं रखना है, एक नाम याद रखना है जो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एक तो देखिए अदनान अबीदी थे, दूसरी थी सना इरशाद मट्टू, तीसरे थे अमित दवे और चौथे थे दानिश सिद्दीकी। 1, 2, 3, 4। अब ये चौथा नाम यहाँ मैंने लिख रखा है। तो जो दानिश सिद्दीकी थे ना, अफ़गानिस्तान में जो तालिबानियों का शासन आ रहा था तब रिपोर्टिंग करने गए थे और ऐसी धोखेबाजी में इनकी मौत हो गई थी। तो दानिश सिद्दीकी 2021 के जो पुलित्ज़र पुरस्कार प्रोवाइड कराए गए थे तो इन्हें मरणोपरांत मिला था। गीतांजलि श्री ये भारत की आप लोगों को मालूम है अभी जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, हालांकि लेखन से रिलेटेड है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनकी जो रचना थी टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके लिए इन्हें मिला है। फ्रांसीसी केरे, इन्हें प्रिज्जर आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रिज्कर अवार्ड, ये आर्किटेक्चर अवार्ड है। तो 2022 का किसे मिला है? फ्रांसीसी केरे को। ये अवार्ड पाने वाले ये पहले अफ्रीकी हैं। अगला प्रश्न, 2022 में लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इन्हें इस वर्ष के मतलब नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर द्वारा लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है। अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चर्चे में था, आप लोगों को मालूम है। तो इस बीच रशिया के साथ होने वाली जो युद्ध था, मतलब एक तरह का हिंसा का माहौल था, इसमें इन्होंने जो अपना साहस दिखाया है, वीरता दिखाया है, इसके लिए इन्हें लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। वैसे यदि आप रिलेट करें तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी काफी सारे देशों के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि मालदीव, रिसेंटली आप भूटान को रिलेट कर सकते हैं, यूएई, सऊदी अरब, इसके अलावा सियोल पीस प्राइज से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन्हें यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया जा चुका है। और ये तो विदेशों की बात हुई, भारत में ही ना जो पहली बार दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई है, इसके पहले विजेता नरेंद्र मोदी ही है। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, इन्हें मरणोपरांत जापान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं बिल गेट्स, तो मतलब पॉल एलन भी, लेकिन पॉल एलन का निधन हो चुका, तो बिल गेट्स को पाकिस्तान का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है हिलाल पाकिस्तान, इससे सम्मानित किए गए हैं बिल गेट्स। हालांकि ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भी संस्थापक हैं। हाल ही में अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला का निधन हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला ये फिल्म जगत के क्षेत्र से संबंधित है। 1965 की महाभारत फिल्म और 2010 में आप लोगों ने हेरा फेरी, मतलब हमारी ही जनरेशन की है हेरा फेरी फिल्म, फिर वेलकम जैसी हिट कॉमेडी फिल्मों में, मतलब 50 से अधिक हिंदी फिल्मों में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और 1953 से ये इस जर्नी में शामिल है। हाल ही में इनका निधन हुआ। फिल्म जगत से संबंधित है गफ्फार नाडियाडवाला। खेल से संबंधित, अच्छा देखिए, खेल से संबंधित ना दो प्रमुख खिलाड़ियों का निधन हुआ यदि, और दोनों ही ऑस्ट्रेलिया से हैं। एक तो शेन वॉर्न है, हार्ट अटैक में इनका निधन हुआ था। और एक एंड्रयू साइमंड्स है, कार एक्सीडेंट में इनका निधन हुआ था। और कोई लेखक का निधन हुआ तो आप लोगों को याद आना चाहिए, अकितम नंबूतरी। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें मिला था। ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, इनका निधन हुआ। अभी 2 दिन पहले ही हम पढ़ रहे हैं, बीजेपी की एक प्रमुख लीडर थी, आपको याद होगा, सोनाली फोगाट, जिनका भी हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हुआ था गोवा में, इसलिए चर्चा में आई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर शेरू, इसका अनावरण किसने किया है? तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, इसके द्वारा शुभंकर शेरू का अनावरण किया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने की भी घोषणा राजस्थान सरकार कर चुकी है। हालांकि भारत में जो खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता था, यह मेजर ध्यानचंद के नाम से दिया जाएगा। तो 29 अगस्त से ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन ये करने जा रही है, क्योंकि 29 अगस्त को मनाया क्या जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि
राष्ट्रीय खेल दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। और कब से कब तक चलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये योजना लेकर के आ गई है, मतलब शुभंकर जारी कर दिया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। राजस्थान का मैप तो नहीं ऐड करी हूँ, लेकिन राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हो जाएंगे, राज्यपाल यहाँ के हो जाएंगे कलराज मिश्र। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूं तो सरिस्का, रणथंभौर, केवला देव, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ हो जाएंगे? राजस्थान में हो जाएंगे। और राजस्थान यानी कि राजाओं का स्थान माना जाता है। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। जैसे मैंने यूपी का पहला बताया गोविंद वल्लभ पंत, सेम वैसे ही राजस्थान के पहले सीएम थे हीरालाल शास्त्री। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 25, राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ हो जाएगी 10, और विधानसभा सीटें यहाँ की संख्या हो जाएगी 200। ठीक है। और कुछ करंट के सवाल यदि हम रिलेट कर सके, जो कि राजस्थान से पढ़े हम लोगों ने, तो 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य ये राजस्थान है। हाल ही में यहाँ गणगौर उत्सव ये मनाया गया है। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये लेकर के आई राजस्थान गवर्नमेंट। हाल ही के दिनों में यहाँ अनुप्रति कोचिंग योजना, इसकी भी शुरुआत की गई थी। ठीक है। और भूपेश बघेल ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री हो जाएंगे भगवंत मान सिंह। खबरों में रही अंतिम पंगाल कौन सा खेल खेलती है या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कुश्ती से रिलेटेड है। इनका नाम मैं इसलिए बता रही हूँ कि अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है, जिसका आयोजन है जो कि सोफिया बुल्गारिया में किया गया था। अच्छा, यदि आप लोगों को याद आ रहा होगा तो मैंने आपको बताया था कि भारत ने इस टूर्नामेंट में कितने मेडल जीते हैं। ऑप्शन दे रही हूँ, चलिए आप लोगों का दिमाग यदि ये 4 ऑप्शन है, बताना है आप लोगों को इस टूर्नामेंट में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, जो कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 20 यहाँ सोफिया की बुल्गारिया में चल रही थी। बॉक्सिंग से रिलेटेड कोई एथलीट चर्चे में हो तो आप बता सकते हैं। लवलीना बोरगोहेन का नाम आप रिलेट कर सकते हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को कौन सा मेडल दिलाया था? ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक दिलाया था। ज्यादा दूर नहीं जाते, कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ ही चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, इसमें निखत जरीन का नाम चर्चे में था। ये बॉक्सर है, इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया। क्रिकेट से रिलेटेड आप मिताली राज का नाम रिलेट कर सकते हैं, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली ये पहली महिला है जिन्होंने भी हाल ही में संन्यास ले लिया है। बैडमिंटन से तो ऑब्वियस है कि पीवी सिंधु का नाम आप लोगों को याद आना चाहिए। पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स अभी 2022 में भारत को गोल्ड दिलाया, जबकि टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलाया था। अभी हाल ही में विश्व जल सप्ताह मनाया गया है 2022 का। तो विश्व जल सप्ताह 2000 एक सेकंड रुकेंगे, पानी पी लूं मैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कंटिन्यू बोलते बोलते खराश हो जाती है। तो विश्व जल सप्ताह अभी हाल ही में मनाया गया है। पूछा जा रहा है कि विश्व जल सप्ताह का थीम क्या था? इस बार की थीम थी सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। देखो, विश्व जल दिवस और विश्व जल सप्ताह अलग है। विश्व जल दिवस ये आपका मनाया जाता है 22 मार्च को, वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। लेकिन वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया है अभी हाल ही में 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ये मनाया जा रहा है। ये डेट भी आप याद रख सकते हैं, जिसकी थीम है सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है। 1991 से आयोजित होने वाला ये वार्षिक कार्यक्रम है। अच्छा, ओनली वन अर्थ किसकी थीम थी? तो 5 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर लाइफ। तो 22 मई को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस, जिसकी थीम थी बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर लाइफ। मैं लिख देती हूँ 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे हो जाएगा, विश्व जल दिवस।
मैंने कल आप लोगों से पूछा था किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की शुरुआत हुई। देखो पहला राज्य तो तेलंगाना था, लेकिन अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में इस फैसिलिटी की शुरुआत हुई है। अगर आप लोगों के लिए आज का सवाल है, केरल के कोझिकोड में पहली महिला शाखा किस बैंक ने ओपन की है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको उचित लगे तो अपनी फीडबैक बैक भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।